नमस्कार दोस्तों, प्रीमियम पोस्टर न्यूज डिस्कशन में स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट द हिंदू न्यूज से, उसके बाद में पीआईबी और स्कीम्स भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रंट पेज पे जो न्यूज इंपॉर्टेंट है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 7 सेपरेटिस्ट लीडर्स को अरेस्ट किया। इन पे आरोप था कि इन्होंने कश्मीर के अंदर में जो भी टेरर एक्टिविटीज होती हैं उसको ये एनकरेज करते हैं और फंड देते हैं उनको। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में बात करें तो थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब मुंबई में हमला हुआ था 2008 की ये बात है, उसके बाद में जरूरत महसूस हुई थी कि टेरर एक्टिविटीज की जांच के लिए और उनको कर्ब करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि काफी बार देखिए जो टेररिस्ट की जो एक्टिविटीज होती हैं वो एक स्टेट में होती है, टेररिस्ट काम करते हैं एक स्टेट में, फिर जब इनके पीछे पुलिस पड़ती है तो दूसरे स्टेट में जाके छुप जाते हैं और काफी ट्रेल देखने को मिलती है। डिफरेंट स्टेट्स में ये ऑपरेट करते हैं एक साथ, तो डिफरेंट स्टेट्स की जो पुलिस है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन में काफी दिक्कत आती थी। इसीलिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया गया। तो इसे एक एक्ट के अंदर बनाया गया था, एनआईए एक्ट, और ये हमारी सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है और काफी ज्यादा कैपेबल है और काफी ज्यादा अलग से स्किल्स इनको दी गई हैं। जो भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं उनको पहले से इंटेलिजेंस जुटाई जा सके, उनको डेटर किया जा सके, रोका जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अटैक हो जाता है तो उसके बाद में प्रॉपर ढंग से जांच की जा सके, उसके लिए ये बॉडी है एनआईए। अगली न्यूज स्पीकर की पावर से रिलेटेड है। कंटेक्स्ट क्या है? स्पीकर ने 6 कांग्रेस के एमपीज को सस्पेंड कर दिया 5 दिनों के लिए। स्पीकर का कहना था कि स्पीकर के जो चेयर होती है, मर्यादा होती है, उसको भंग कर रहे थे ये 5 एमपी से, इसीलिए इनको सस्पेंड कर दिया गया 5 दिनों के अंदर में। तो थोड़ी पावर्स हम डिस्कस कर लेते हैं, स्पीकर की क्या क्या पावर होती है। सबसे पहले तो स्पीकर का काम होता है एक रूल और ऑर्डर मेंटेन करना हाउस के अंदर में। यानी आपने कहा होगा कि जब भी कोई बोल रहा होता है तो बीच में काफी विघन डालते हैं दूसरे एमपीज अपनी बात को सुनाने के लिए, तो स्पीकर बीच में उनको कहते हैं कि आप बैठ जाइए, जिनकी बारी है उसको बोलने दीजिए। तो जो भी ऑर्डर या फिर डेकोरम मेंटेन करना होता है वो स्पीकर करते हैं हाउस के अंदर में। और कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। फाइनली जो केसेस जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं कि संविधान में जो भी कहा गया है उसके अगेंस्ट में कुछ हो रहा है तो फाइनल इंटरप्रेटर है सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन हाउस के अंदर में जो फाइनल इंटरप्रेटर है संविधान का वो स्पीकर होता है, या फिर जो भी पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स हैं, जो भी रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, उन सब पे जो आखिरी राय होगी वो स्पीकर की होगी। हाउस को स्पीकर एडजर्न करते हैं, जैसे आपने देखा ही होगा कि हाउस को एडजर्न किया जाता है 12 बजे तक, तो इस प्रकार से जो एडजर्न करना होता है वो भी स्पीकर करते हैं। एडजर्न सीनेडाई और एडजर्न में क्या डिफरेंस है? एडजर्न सीनेडाई में टाइम नहीं बताया जाता, जैसे एडजर्न में तो बताया जाता है टाइम की 12 बजे तक लोकसभा स्थगित की जाती है, लेकिन जब टाइम ना बताया जाए लेकिन लोकसभा को एडजर्न कर दिया जाए तो उस चीज को कहते हैं एडजर्न सीनेडाई। यानी एडजर्न तो कर दिया, स्थगित तो कर दिया हाउस को, लेकिन यह नहीं बताया कि बाद में मिलेंगे कब, तो उस चीज को कहते हैं एडजर्न सीनेडाई। आगे चलते हैं। कास्टिंग वोट, क्या स्पीकर के पास में वोट होता है? देखिए वैसे पहले इंस्टांस में तो वोट नहीं देते स्पीकर, लेकिन दूसरे इंस्टांस में, यानी मान लीजिए किसी चीज को लेकर वोटिंग हो रही है, दोनों तरफ पक्ष में और विपक्ष में सेम वोट है, मान लीजिए 50-50 हैं, सेम वोट हैं, तो कास्टिंग वोट स्पीकर दे सकते हैं। यानी जब दोनों पक्ष और विपक्ष में जब इक्वल वोटिंग हो जाती है तब अपना वोट का यूज कर सकते हैं स्पीकर, ऐसा प्रावधान है। या फिर मान लीजिए दोनों हाउसेस के बीच में किसी बात को लेकर एग्रीमेंट नहीं है, डिसएग्रीमेंट है, और प्रेसिडेंट जॉइंट सीटिंग को समन कर देते हैं कि दोनों हाउस एक साथ मिलेंगे और फिर जाके फैसला कर सकेंगे जिस बात को लेकर विवाद है। तो दोनों जब हाउसेस की सीटिंग होगी तो उसको प्रिजाइड कौन करेगा? स्पीकर करेंगे। इसके अलावा जो स्पीकर एक सीक्रेट सीटिंग का भी आदेश दे सकते हैं। अगर लीडर ऑफ द हाउस रिक्वेस्ट करते हैं स्पीकर को कि जरूरत है कि सीक्रेट सीटिंग होनी चाहिए, कोई भी जो दर्शक हैं वो नहीं मौजूद होने चाहिए। आमतौर पे क्या होता है कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, काफी सारे विजिटर्स होते हैं, गैलरी में देख रहे होते हैं हाउस की कार्रवाई, लेकिन अगर लीडर ऑफ द हाउस को लगता है कि देखिए नहीं, ऐसी चीजें डिस्कस की जा रही हैं जो देश की सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोकसभा स्पीकर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें सीक्रेट सीटिंग होनी चाहिए जो इस मुद्दे पर चर्चा करनी है। इसके अलावा कौन सा बिल मनी बिल है वो सब चीजें डिसाइड भी स्पीकर करते हैं और स्पीकर का डिसीजन ही अंतिम होता है इस चीज पे। जो 10th शेड्यूल है, एंटी डिफेक्शन जो लॉ लाया गया था सरकार के द्वारा, यानी पार्लियामेंट में पास किया गया था। अब देखिए मान लीजिए एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर में किसी भी एमपी को अगर डिस्क्वालीफाई करना है तो उस पर डिसीजन लेंगे स्पीकर। इसके अलावा इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो भी स्पीकर होते हैं। इसके साथ साथ जो स्पीकर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। हमारे देश में जितनी भी विधानसभाएं हैं तो उनके मान लीजिए स्पीकर हैं, लोकल स्टेट्स के अंदर में विधानसभा के जो स्पीकर हैं उन सबकी जब मीटिंग होती है तो प्रिजाइड की जाती है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। इसके अलावा जो स्पीकर हैं वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है उसके चेयरमैन को भी अपॉइंट करते हैं
ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें तो मान लीजिए जैसे उदाहरण के तौर पे पहले नंबर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में प्रेसिडेंट आते हैं, तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें तो 7वें नंबर पे आते हैं स्पीकर। इनके साथ साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो भी 7वें नंबर पे आते हैं। यानी स्पीकर का जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में इवन कैबिनेट मिनिस्टर से भी ऊपर आते हैं। स्पीकर के काम को डिस्कस नहीं किया जा सकता लोकसभा के अंदर में। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, जब सब्सटेंटिव मोशन पेश किया गया हो तब स्पीकर के काम को डिस्कस किया जा सकता है, अदरवाइज स्पीकर के काम को लोकसभा के अंदर में डिस्कस नहीं किया जा सकता। अगला आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला आर्टिकल प्रेसिडेंशियल पावर्स के बारे में है। जस्टिस CS कर्णन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई थी, जस्टिस CS कर्णन पे आरोप था कि इन्होंने जुडिशरी की तौहीन करी, कंटेम्प्ट के चार्जेस इन पे लगे। तो बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था कोयम्बटूर में। अब ये फिलहाल कोलकाता की जेल में बंद हैं। अब जस्टिस CS कर्णन के वकील के द्वारा ऐसा कहा गया कि आज अभी यानी 12 बजे के आसपास जो शपथ लेंगे अभी नए जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, तो उनसे पहली जो पिटीशन डाली जाएगी वो CS कर्णन कहते हैं कि मेरे द्वारा डाली जाएगी। मैं माफी की गुहार लगाऊंगा नए राष्ट्रपति से कि मुझे माफ कर दिया जाए। तो प्रेसिडेंट के पास में जो पार्डनिंग पावर्स हैं, माफी की जो पावर्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पावर्स आती हैं आर्टिकल नंबर 72 में प्रेसिडेंट की जो माफी देने की जो पावर्स हैं उनको डिस्कस किया गया है। तो 5 तरह की पावर्स हैं। एक तो पार्डन, कंप्लीट पार्डन, बिल्कुल कंप्लीट माफी दे दी जाए। उसके बाद में है रिप्रीव। रिप्रीव का मतलब है टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, मतलब कुछ समय के लिए जो आपकी सजा है उसे माफ कर दिया जाए। यानी सिर्फ एक टेम्परेरी सस्पेंशन है, ऐसा कुछ नहीं है कि परमानेंटली माफ कर दिया गया है, सिर्फ टेम्परेरी सस्पेंशन है। आगे है रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब यह होता है कि देखिए थोड़ा नेचर को डाइल्यूट कर दिया जाए। मान लीजिए पहले रिगरस इम्प्रिजनमेंट कहा गया था जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई गई थी, तो उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर सकते हैं। रिगरस की बजाय थोड़ा डाइल्यूट करके टर्म्स एंड कंडीशंस है उसे आसान बना दिया जाए, तो इस चीज को कहते हैं रिस्पाइट। रिमिशन का मतलब है कि अमाउंट ऑफ सेंटेंस है उसे कम कर दिया जाए। मान लीजिए पहले 6 साल की सजा हुई थी तो उसे कम करके 3 साल की सजा कर दी गई, इस चीज को कहते हैं रिमिशन। कम्यूटेशन का मतलब होता है वन पनिशमेंट टू अनदर। मान लीजिए पहले डेथ सेंटेंस हुई थी तो उसको मान लीजिए लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो उस चीज को कहते हैं कम्यूटेशन। तो ये सारी चीजें हैं। पार्डन मतलब कंप्लीट माफी, रिप्रीव मतलब टेम्परेरी थोड़े समय के लिए सस्पेंशन, रिस्पाइट मतलब अगर मान लीजिए पहले रिगरस सेंटेंस हुई थी तो अब उसे नेचर को थोड़ा डाइल्यूट कर दिया जाए। रिमिशन का मतलब होता है सेंटेंस के जो अमाउंट है उसको कम कर दिया जाए, पहले 6 साल तो अब 3 साल। कम्यूटेशन का मतलब है एग्जांपल के तौर पे पहले डेथ सेंटेंस मिली थी तो उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये सारी पावर्स हैं प्रेसिडेंट की। थोड़ी डिफरेंस भी है गवर्नर के पास में और जो प्रेसिडेंट की जो माफी की जो पावर्स है दोनों में डिफरेंस है। प्रेसिडेंट इवन जो डेथ सेंटेंस है उसको भी माफ कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर डेथ सेंटेंस को माफ नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा डिफरेंस है। और ये क्या आ गया बीच में, ये नाम सा आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे है माउंट आबू। माउंट आबू में क्या हुआ, बहुत ज्यादा बारिश हुई है माउंट आबू में। माउंट आबू जो है एकमात्र हिल स्टेशन है राजस्थान का जो राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आता है। 770 मिलीमीटर की जो बारिश हुई 24 घंटे के अंदर अंदर में, तो बाढ़ जैसी हालात पैदा हो गए हैं राजस्थान के माउंट आबू में। अरावली रेंज में आता है ये माउंट आबू, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारिश होने से यहाँ पे बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। तो माउंट आबू के लोकेशन के बारे में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में आता है, और तो कुछ खास है नहीं। अरावली रेंज का एक पार्ट है, ये भी याद रखिएगा। गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर में देखिए एक आंकड़ा आया है सामने रिपोर्ट में कि 0.15 स्क्वायर किलोमीटर तक का जो एरिया है वो पिघल गया है। गंगोत्री ग्लेशियर की बात करें पिछले 9 सालों में, ऐसी रिसर्च की गई इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के द्वारा। बेस ईयर माना गया 1962 का, पहले 1962 के मैप्स थे इसरो के पास में, उसको अगर बेस ईयर माना और अभी के जो मैप्स थे कंपेयर किया जाए तो 0.15 स्क्वायर किलोमीटर तक का जो ग्लेशियर है वो पिघल गया है। अभी इसका जो पूरा एरिया है वो 27 किलोमीटर क्यूब का है। और गंगोत्री ग्लेशियर जो है यहाँ से गंगा नदी निकलती है। देखिए जो इसकी शेप है वो गोमुख की तरह है, इस गाय के मुंह की तरह है, इसलिए इसे गोमुख भी कहा जाता है। और गोमुख जो है वो प्रिसाइज सोर्स है भागीरथी रिवर का, जो कि भागीरथी रिवर है वो गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। थोड़ा लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है वहां पे है ये गंगोत्री ग्लेशियर। इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर में है, यहाँ से गंगा नदी निकलती है। गाय के मुंह के समान इसकी शेप है, इसलिए इसे गंगोत्री ग्लेशियर कहा जाता है, सॉरी गोमुख कहा जाता है। गंगोत्री ग्लेशियर तो वैसे नाम है, गाय की मुंह की तरह शेप है इसलिए इसे गोमुख भी कहा जाता है। चलिए अब पीआईबी में देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने याद किया बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद को उनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर में। तो पीआईबी में काफी कुछ डिटेल्स प्रकाशित हुई है बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद के बारे में। थोड़ी बहुत डिटेल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 1856 में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट जो आज महाराष्ट्र में मौजूद है वहां पर हुआ। मिडिल क्लास हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं और इन्होंने बैचलर डिग्री हासिल की पुणे से, बाद में मैथ टीचर के तौर पे काम किया और फिर जर्नलिस्ट के तौर पे भी काम किया।
और उसके बाद में फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन किया। फर्गसन कॉलेज एक काफ़ी फेमस कॉलेज है पुणे के अंदर में, उनके एक फाउंडर मेंबर्स में से एक है बाल गंगाधर तिलक। 1920 में 64 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। पॉलिटिकल लाइफ की बात करें जो कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन किया 1890 ईस्वी में, और उसके बाद में गरम दल का नेता कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर कहलाते थे उस समय के, और इनकी जो पॉलिसीज थी वो मॉडरेट लीडर्स के काफ़ी अगेंस्ट में थी। इन्होंने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे हासिल करके रहूँगा। स्वदेशी मूवमेंट्स इनमें इनका अहम योगदान रहा, और जो विदेशी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बाइकआउट करने में भी इनका अहम योगदान रहा। 2 न्यूज़पेपर ये इन्होंने चलाए थे, एक था केसरी जो कि मराठी में था और मेहरता जो इंग्लिश में था। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यूपीएससी के द्वारा, कौन से न्यूज़पेपर चलाए थे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 18 महीने की इनको सजा सुनाई गई, 2 बार इनको सजा सुनाई गई थी, एक तो 1897 के आसपास, एक 1908 के आसपास में। सेडिशन के चार्जेस इन पे लगे थे। हुआ क्या था मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो देखिए, उस समय क्या हुआ था, प्लेग आया था 1897 के आसपास में। तो प्लेग आया था तो सरकार काफ़ी सारे कदम उठा रही थी प्लेग को आगे बढ़ने से, फैलने से रोकने के लिए, लेकिन प्लेग की आड़ में काफ़ी गलत व्यवहार, काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था लोगों के अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ब्रिटिशर्स की इन पॉलिसीज़ के विरोध में 2 चापेकर ब्रदर्स थे, चापेकर बंधु थे, उन्होंने रैंड जो ऑफिशियल थे रैंड की हत्या कर दी गई थी। तो उन्होंने एक प्रकार से जो भी ब्रिटिश ऑपरेसर्स थे उनकी अगर हत्या की जाती है तो उसको सही ठहराया था। तो सेडिशन के चार्जेस लगे थे बाल गंगाधर तिलक के ऊपर में, और जैसे शिवाजी ने हत्या की थी अफजल खान की, वैसे ही अगर कोई मान लीजिए ब्रिटिश ऑपरेसर की हत्या करती है तो वो गलत नहीं होगा। तो इन पे आरोप लगे कि इन्होंने इस तरह की हत्याओं को उकसाया, इसलिए इन पे सेडिशन के चार्जेस लगे और ये जेल में रहे। बाद में 1908 में फिर से सेडिशन के चार्जेस इन पे लगे और इनको 6 साल के कारावास की सजा सुनाई गई और मांडले जेल में ये गए थे। तब क्या आरोप लगा, तब इन्होंने डिफेंड किया था प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस को। दोनों रिवोल्यूशनरीज थे, ये हत्या करना चाहते थे मजिस्ट्रेट जो डगलस किंग्सफोर्ड है उनकी हत्या करना चाहते थे प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस, लेकिन गलती से इन्होंने 2 इंग्लिश वुमेन की हत्या कर दी थी। तो उस समय भी बाल गंगाधर तिलक ने डिफेंड किया था इन दोनों को, प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस को। इन पे सेडिशन के चार्जेस लगाए गए और 6 साल तक इनको मांडले की जेल में भेज दिया गया था। उसके बाद में इन्होंने कांग्रेस को फिर से ज्वाइन किया। 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत के अंदर में, तब इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, लेकिन 1916 के अंदर में इन्होंने कांग्रेस को फिर से ज्वाइन किया। बाद में होम रूल जो लीग मूवमेंट है वो भी इन्होंने स्टार्ट करी। 2 होम रूल लीग इस्टेब्लिश की गई थी, एक एनी बेसेंट के द्वारा, एक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। उसके बाद में देखिए इन्होंने जो महोत्सव होते थे, फेस्टिवल होते थे जैसे गणेश चतुर्थी, इनको काफ़ी फेमस इन्होंने कर दिया था उस चीज़ को। और जो ये फेस्टिवल्स होते थे उनको इन्होंने इंटीग्रेट किया था फ्रीडम मूवमेंट के अंदर में। हालांकि इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ था, इससे जो कम्युनल कलर मिल गया था इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम को, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिज्म आ गया था इस चीज़ का और लोग समझने लगे थे कि क्यों आज़ादी चाहिए, क्यों आज ज़रूरत है कि हम संघर्ष करें ब्रिटिशर्स के खिलाफ में और आज़ादी हासिल करें। तो काफ़ी अहम योगदान इनका रहा इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में, आज़ादी की लड़ाई में। अब थोड़ा चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि देखिए 24 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए थे, लेकिन 24 वर्ष की आयु में इन्होंने ऐसे काम किए जिसकी वजह से आज भी यूथ इनसे प्रेरणा लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जिनमें इनका योगदान रहा, जैसे काकोरी ट्रेन रोबरी ऑफ 1925, अटेम्प्ट टू ब्लो अप द वायसराय ट्रेन इन 1926, और बाद में जो लाला लाजपत राय की जो हत्या हुई थी लाठियों से, उसका बदला लेने के लिए जेपी सैंडर्स की जो हत्या की गई थी उसमें भी इनका रोल था। अगले आर्टिकल में थोड़ी मैपिंग डिस्कस कर लेते हैं। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट है कि एडमिरल सुनील लांबा जो कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं और इसके साथ साथ चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी हैं। वैसे ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी क्या है? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में देखिए तीनों जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, तीनों के जो चीफ हैं वो इस कमेटी में शामिल होते हैं जिसका नाम है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। और इसका चेयरमैन कौन होता है? तीनों मान लीजिए चीफ में से जो भी सबसे ज्यादा सीनियर होगा वो चेयरमैन हो जाएगा इस चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का। तो अभी सबसे जो सीनियर है वो एडमिरल सुनील लांबा है, तो ये चेयरमैन है, चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। खैर ये तो हमने एक्स्ट्रा डिस्कस कर लिया। वैसे मैपिंग डिस्कस करें तो देखिए ये गए हैं मोजाम्बिक और तंजानिया की विजिट पे। थोड़ी लोकेशन इनकी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये है जिम्बाब्वे, ये है मोजाम्बिक, यहाँ पे जाम्बिया है, मदागास्कर है, अफ्रीका का एक प्रकार से साउथ वेस्टर्न पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से अगर देखें तो हम मोजाम्बिक, मालावी, तंजानिया, कीनिया, युगांडा
और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो हमने अभी देखी। स्कीम्स आज की डिस्कस कर लेते हैं, कौन सी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की स्कीम्स हम डिस्कस कर रहे थे, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसे लॉन्च किया गया था 2007 के अंदर में। 5 सालों के अंदर अंदर में कुछ टारगेट्स को अचीव करना था। कौन से टारगेट्स को अचीव करना था, यहाँ पे देख लीजिए आगे। इन टारगेट्स को अचीव करना था, राइस की 10 मिलियन टन्स की प्रोडक्शन करनी थी, वीट की 8 मिलियन टन्स की, पल्सेस की 2 मिलियन टन्स की। तो हालांकि देखिए अगले यानी 11वें 5 ईयर प्लान में इसे लॉन्च किया गया था 2007 के अंदर में, लेकिन जब 12th 5 ईयर प्लान आया तो इसमें और भी कंपोनेंट ऐड कर दिए गए थे। जैसे शुरू में सिर्फ 3 चीजें थी, वीट, राइस और पल्सेस। बाद में 12th 5 ईयर प्लान में दूसरे कंपोनेंट्स भी ऐड कर दिए गए थे, जैसे कोर्स, सीरियल्स और कॉमर्शियल क्रॉप्स। और कैसे करेंगे प्रोडक्शन को, कैसे इंक्रीज करेंगे, इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी की सहायता से फार्म मैनेजमेंट जो प्रैक्टिसेस हैं अच्छी इंप्रूव करेंगे, और सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, इंडिविजुअल फार्म लेवल्स पे एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। तो ये जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जैसे फार्मर्स को जो लोन मिलता है उसको आसानी से उपलब्ध करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव सेम है, तरीके सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए मान लीजिए क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, तो आपको ये मत सोचना कि ये बिल्कुल आसान सा कंपोनेंट था या नहीं था। वहां पे कुछ भी एक्सट्रीम अगर आपको मिले उसी में आप चौकन्ना हो जाना। लेकिन जब ये नॉर्मल सी चीजें आती है ना, जैसे फार्म लेवल की एफिशिएंसी बनाना, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, तो यहां पे आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ऐसी जो सिंपल बातें होती है ना, वो आजकल जो फार्मर से रिलेटेड कोई भी स्कीम हो वहां पे हर स्कीम में ऐसी बातें होती हैं। बस आपको एक चीज देखनी है, कुछ एक्सट्रीम हो तभी आप उस पर ध्यान देना कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल ही अलग बात कह दी। बिल्कुल अलग बात कैसे कह दी, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, शायद एग्जांपल उतना सही नहीं है फिर भी देख लीजिए। मान लीजिए ऐसा कुछ एग्जांपल आ जाए कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की सहायता से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाना। तो बिल्कुल देखिए इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स किसी स्कीम में ऐड होना अपने आप में काफी एक्सट्रीम चीज है, तो यहीं पे आप चौकन्ना हो जाना और बिल्कुल देख के इस ऑप्शन को गलत मार्क कर दीजिएगा। अदरवाइज सिंपल चीजें हैं उसको तो आप मार्क कर सकते हो। आगे है एग्रीकल्चर सेंसस। हर 5 साल में एग्रीकल्चर सेंसस किया जाता है। सबसे पहला जो एग्रीकल्चर सेंसस किया गया था वो 1970 में किया गया था। और उसके बाद में बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फंड्स प्रोवाइड करती है सेंसस आयोजित करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए, और बाकी सारा जो काम किया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा किया जाता है। यहां पे देखिए एग्रीकल्चर सेंसस को फेजेस में कंडक्ट किया जाता है। शुरू में तो देखिए वो सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है कि जो ऑपरेशनल फार्म होल्डिंग है कितनी है, कितने किसानों के पास में कितनी जमीन है, कितना इरिगेशन फैसिलिटीज उपलब्ध है, कैसी प्रोडक्शन हो रही है, पट्टा किसके पास में है, टीनेंट्स और जो है इंटरमीडियरी, ये सारी चीजें इकट्ठी की जाती है। इस तरह का डेटा इकट्ठा किया जाता है। आज क्वेश्चंस नहीं है, आज के डिस्कशन के बेस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम कल अटेम्प्ट करेंगे। थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कौन कौन सी चीजें आज हमने डिस्कस करी। स्कीम्स डिस्कस करी हमने, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, एग्रीकल्चर सेंसस। द हिंदू की बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पावर ऑफ स्पीकर्स, प्रेसिडेंशियल पावर्स, माउंट आबू के बारे में डिस्कस किया, बहुत ज्यादा बारिश हुई है वहां पे, गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में हमने डिस्कस किया। पीआईबी की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, मोजाम्बिक और तंजानिया के बारे में भी हमने जाना। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।